तो वॉइस हमारी सबको आ रही है। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी भू बंदोबस्त नीतियां। अंग्रेजों की जो भू बंदोबस्त नीतियां रही उसके बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस यहीं से रहते हैं। और ये एक एक आपको अंग्रेजी पॉलिसी भी दिखाती है और भारत की गरीबी का कारण भी समझ में आता है इसके द्वारा। इसको समझिएगा। अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू बंदोबस्त नीतियां अपनाई। ये पूरा टॉपिक है हमारा, अंग्रेजी भू बंदोबस्त की नीतियां। अंग्रेजी भू बंदोबस्त की नीतियां। भू बंदोबस्त की नीतियां। कंपनी ने 3 प्रकार की भू बंदोबस्त की नीतियां अपनाई। पहला तो जमींदारी। जमींदारी इसी को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी। और तीसरा है महलवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है महलवाड़ी। महलवाड़ी बंदोबस्त। ये तीनों बंदोबस्त की नीतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाई गई और तीनों ने एक तरीके से भारत की गरीबी के कारण बने। तो हम इन्हीं तीनों को समझेंगे, जिसमें मैंने जमींदारी आपको पहले बताया था, लेकिन फिर से मैं तीनों बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले चूंकि जमींदारी एक बार चर्चा कर दिए हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, फिर देखेंगे लास्ट में जमींदारी को समझेंगे। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त क्या है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त, सबसे पहले हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले लें। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त सबसे पहले जो लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ? ये लागू हुआ था तमिलनाडु के बारामहल जिले में। तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले लागू हुआ। तमिलनाडु के बारामहल जिले में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू हुआ, सबसे पहले लागू हुआ तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। और ये कब लागू हुआ? तो कहा जाता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार के युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो जमीन मिला था टीपू सुल्तान से, वहीं पे तमिलनाडु के बारामहल जिले में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुआ। कहाँ से? जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से जो क्षेत्र मिला था अंग्रेजों को, उसी क्षेत्र पे लागू किया गया। और सन था 1792। थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, इसी संधि के बाद श्रीरंगपट्टनम, तो अगर आपसे लिखना हो तो लिख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो क्षेत्र मिला गुड था। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1792 में जो क्षेत्र मिला था तमिलनाडु के बारामहल जिले में, पहली बार रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त को सर लागू। वापस से रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज सर। देखिए, पढ़ा रहा हूं मैं अंग्रेजी भू बंदोबस्त में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया, जो हमारा टॉपिक है अभी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में मैंने बताया कि ये कहाँ लागू हुआ, तो सबसे पहले लागू हुआ था तमिलनाडु के बारामहल जिले में 1792 में। रैयतवाड़ी को सबसे पहली बार तमिलनाडु के बारामहल जिले में 1792 में लागू हुआ। ये लागू कब हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसी संधि के बाद जो टीपू सुल्तान से क्षेत्र मिला था, वहीं पे तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी को लागू किया गया। क्लियर है? हाँ सर। इसको लागू करने वाले 2 अधिकारी थे, कैप्टन रीड और मुनरो।
रीड और मुनरो दो अधिकारी इससे जुड़े रहे। कैप्टन रीड और मुनरो इसके दो अधिकारी जुड़े रहे। अब देखिए ये व्यवस्था थी क्या, इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से जो कर की व्यवस्था की, डायरेक्ट किसानों से कर लिया जाएगा, इसी को कहा जाता है रैयतवाड़ी। मतलब यहाँ कोई बीच में नहीं होगा, कोई भी बीच में नहीं होगा, सीधे कर लिया जाएगा। किसानों से सीधे कर लेने की जो परंपरा चालू हुई उसको कहा जाता है रैयतवाड़ी। तमिलनाडु के बारामहल जिले में पहली बार इसको लागू किया गया, और लागू करने वाले जो अधिकारी थे कैप्टन रीड और मुनरो, टॉमस मुनरो कहा जाता है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। ये यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दो अधिकारी से जुड़े रहे, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुआ, और यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंपनी सीधे किसानों से कर वसूलना चालू कर दी, कोई बिचौलिया नहीं होगा। इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए क्या था, लिखिएगा, सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था सर्वेक्षण पे आधारित थी, कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर कर को लगाया जाएगा। तो सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था सर्वेक्षण पे आधारित थी, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजों ने अनुमान के आधार पे ज्यादा से ज्यादा कर आरोपित कर दिया और भूमि का सर्वेक्षण नहीं कराया। तो क्या हुआ, व्यवस्था तो बढ़िया थी, लेकिन क्या था कि अधिकारियों ने अनुमान के आधार पर, अधिकारियों ने अनुमान के आधार पर ज्यादा से ज्यादा कर आरोपित कर दिया, ज्यादा से ज्यादा कर आरोपित कर दिया। अब जब कर ज्यादा से ज्यादा आरोपित कर दिया तो जाहिर सी बात है अब किसान क्या करेगा, किसान की क्षमता नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, भूमि को किसानों की निजी मलकियत बना दिया था, कि किसान चाहे तो भूमि को बेच सकता है, चाहे तो गिरवी रख सकता है। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ यहाँ के बाद अब देखिए क्या होता है। अब किसान, जब कर ज्यादा आरोपित कर दिया गया, तो जब किसान कर दे नहीं पाएगा तो क्या करेगा, जब किसान कर नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा, अंग्रेजों से तो वो ऋण मांगेगा। और ऋण किससे मांगना चालू किया, साहूकारों से। साहूकारों से क्या किया, ऋण लेना चालू कर दिया। अब साहूकारों से जब ऋण लेगा तो जाहिर सी बात है कि अब किसान ऋण के जाल में धीरे धीरे फंसना चालू हो गया। अब ऋण चुका नहीं पाता था और धीरे धीरे उसकी क्षमता क्या होने लगी, कम होने लगी, और किसान ऋण के चक्र में, ऋण के जाल में फंसना चालू हो गया। ये एक सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे आई। और किसान धीरे धीरे, गांव में एक नए वर्ग की एंट्री हुई, जो वर्ग कहा जाता है साहूकारों का। इनको भूमि से कोई लगाव नहीं था, भूमि से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, उनका बेसिक मतलब था लाभ कमाना। और किसान बेचारा ऋण के जाल में फंसते फंसते भूमि किसको दे दिया, साहूकारों को दे दिया, और 90% भूमि इनके पास चली गई। तो यहां पर भी बेचारा किसान क्या हो गया, भूमिहीन हो गया, और गरीब हो गया, और गांव में क्या आ गई, असमानता आ गई। तो रैयतवाड़ी ने भी किसानों को क्या कर दिया, भूमिहीन कर दिया, गरीब, किसान और गरीब हो गया। गांव में एक नए वर्ग की एंट्री हुई जो साहूकार था। इसलिए देखिएगा, लोग सुबह सुबह साहूकारों का मुंह देखना नहीं चाहते थे पहले। जितनी मूवियां आई हैं शुरू में देखिएगा, ही साहूकार क्या करता था, किसानों को ऋण के जाल में फंसा के धीरे धीरे उनकी भूमि को कब्जा कर लेता था। अमिताभ बच्चन आते थे हीरो बन के, देखिएगा जब इसको मारते थे। तो वो एक परंपरा था जो दिखता था, और 90% भूमि यहाँ पर भी साहूकारों के हाथ में चला गया। और इसीलिए कई विद्रोह ऐसे हुए जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, साहूकारों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। जिसे दक्कन विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह बेसिकली साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था, कि हम साहूकारों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो ये था रैयतवाड़ी भूबंदोबस्त। फिर से मैं बता दूं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो जमीन मिला अंग्रेजों से, उसी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में पहली बार रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। लागू करने वाले दो अधिकारी थे, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। इसमें यह ऐसी भू बंदोबस्त व्यवस्था थी जिसमें किसानों से सीधे कर वसूला जाएगा, मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट फ्रॉम फार्मर्स। किसानों से सीधे कलेक्ट किया जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। व्यवस्था तो बढ़िया थी, लेकिन
भू कर इतना ज्यादा लगा दिया गया कि किसान बेचारा कर दे नहीं पा रहा था। जब किसान कर नहीं दे पाएगा तो कर चुकाने के लिए भूमि को गिरवी रखना चालू कर देगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, ऋण के जाल में फंसता चला जाएगा, और धीरे धीरे किसान क्या हो गया, भूमिहीन हो गया। और पूरे गांव में एक नए वर्ग की एंट्री हो गई, जो साहूकार था, जिसको केवल लाभ से मतलब था और कोई लेना देना नहीं था। ये है पूरा का पूरा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और अंग्रेजी भू व्यवस्था का लगभग 51% पे इसको लागू किया गया था। 51% पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ, पूरे के पूरे 51% पे इसको लागू किया गया। इसमें किसी कोई दिक्कत हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। सर ये 51% मतलब कैसा? मतलब अंग्रेजी, जितना अंग्रेजों का क्षेत्र था, पूरे अंग्रेजी क्षेत्र के 51% पे इसको लागू किया। मतलब अंग्रेजी भूभाग, जितना अंग्रेजों का क्षेत्र था पूरी अंग्रेजी भारत में, 51% अंग्रेजों के एरिया में यही लागू था रैयतवाड़ी। ठीक। अंग्रेजी क्षेत्र के मतलब 50% से ज्यादा एरिया पे जो उन्होंने भू बंदोबस्त लागू किया था वो रैयतवाड़ी किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रैयतवाड़ी का प्रभाव क्या हुआ, किसान और गरीब हो गया, गांव में असमानता आ गई, गांव में एक नए वर्ग की एंट्री हुई जो साहूकार वर्ग था, जिसको केवल भूमि लाभ कमाने से मतलब था, उसको भूमि से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरा का पूरा एक नया वर्ग पैदा हुआ, इसको रैयतवाड़ी के थ्रू हुआ। क्लियर है? कोई इशू हो तो बताइए। लेकिन समझ लीजिएगा, ये पूछा जरूर जाता है। अगर प्रभाव में देखिए, मैं मेंस के हिसाब से भी बता देता हूँ प्रभाव क्या पड़ा। किसान गरीब हो गया, किसान गरीब और भूमिहीन हो गया। दूसरा, गांव में असमानता आ गई, गांव में असमानता आ गई। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होने लगा, अमीर और गरीब के बीच में अंतर आने लगा। गांव में साहूकार नामक एक नए वर्ग की एंट्री हुई, साहूकार वर्ग की का प्रवेश हुआ, जो ऋण देता था, जिसको केवल लाभ से, ब्याज पे पैसा देता था, लाभ से मतलब था। इस तरीके से 90% भूमि किसके पास चली गई, साहूकारों के पास चली गई, और यहाँ भी किसान बेचारा भूमिहीन हो गया। ये है रैयतवाड़ी का प्रभाव, और ये पूरे अंग्रेजी भू बंदोबस्त के लगभग 51% एरिया में लागू किया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा कि भूमि विक्रय योग्य था, मतलब किसान जब चाहे भूमि को बेच सकता था, तो ऐसे में बेचारा हर ऋण चुकाने के लिए भूमि को गिरवी रखना चालू किया, और धीरे धीरे वो भूमि को छुड़ा नहीं पाया, और यहीं से गांव में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो साहूकार वर्ग था, जो ब्याज पे पैसा देता था। ये रहा आपका रैयतवाड़ी। तीसरा है आपका महलवाड़ी, दूसरी भू बंदोबस्त है महलवाड़ी। महलवाड़ी भू बंदोबस्त, महलवाड़ी भू बंदोबस्त। इससे जुड़े रहे कर्नल मैकेंजी, याद रखिएगा, इससे जुड़े रहे कर्नल मैकेंजी। इस भू बंदोबस्त से जुड़ने वाला व्यक्ति था कर्नल मैकेंजी। इस पद्धति में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं या फिर तुम महल को माना गया, मतलब पूरे क्षेत्र को, जहां ये लागू हुआ, पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को कई क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया, कई भागों में डिवाइड कर दिया गया, और ग्राम, और पूरे ग्राम को सामूहिक रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। ग्राम को सामूहिक रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से जिम्मेदारी होती थी कि वो कर को दे, जिसको भागीदारों का समूह कहते थे। ऐसे लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई व्यक्ति अपना भूमि छोड़ के जा रहा है तो ग्राम समाज इसको संभालेगी और वो टैक्स देगी। मतलब पूरे क्षेत्र पे सामूहिक रूप से लगा दिया गया। मान लो ये एक एरिया है, इसको महल कहा गया, और इस महल पे मान लो कह दिया गया कि 200 रुपया आपको टैक्स देना है। ये सभी गांव वाले मिलके 200 रुपया देंगे। अगर मान लो कोई अपनी भूमि छोड़ता है तो वो ग्राम सभा उस भूमि को संभालेगी और वो देगी। तो सामूहिक रूप से यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे माना गया कि कृषकों का खेत नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से महल को जिम्मेदार माना गया। मतलब जागीर का भाग, एरिया को माना गया कि इस एरिया से हमें इतना पैसा लेना है, उसको महल कहा गया, और इस पे लागू होने को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस पे कर वसूलने के लिए, लेने के लिए यहाँ पे चौधरी,
लंबरदार, ये लोग होते थे जो कर वसूल करके और क्या करते थे, अंग्रेजों को पहुंचा देते थे। तो यहाँ पर भी कर का बोझ वही चीज रहा, इतना ज्यादा था, कर इतना ज्यादा था कि देने में क्षमता नहीं रही। और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आई जो रैयतवाड़ी में आई। सामूहिक रूप से कर इतना ज्यादा रहा कि लोग दे नहीं पाते थे, और जिसका परिणाम रहा कि किसान भूमिहीन होने लगा। और देखते हैं कि इन्हीं का परिणाम रहा कि 1857 के विद्रोह में जो सिपाही थे, सिपाही कौन थे, ये किसान ही का लड़का था जो सिपाही के रूप में काम कर रहा था। जब उसके घर में दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है उसको मौका मिलेगा तो विरोध करेगा। तो महलवाड़ी में भी सामूहिक रूप से पूरे ग्राम अथवा महल को जिम्मेदार माना गया और उसके आधार पर कर को लगाया गया। इस बंदोबस्त को कहा जाता है महलवाड़ी बंदोबस्त, और इसको लागू करने वाले थे कर्नल मैकेंजी। क्लियर? किसी कोई डाउट हो तो बताए। और तीसरा बंदोबस्त है वो है अस्थाई, जो है अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त। इसको भी जान लीजिए, इसको मैं एक बार बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जमींदारी बंदोबस्त, ये तीन भू बंदोबस्त था। जमींदारी बंदोबस्त ये सबसे पहले कार्नवालिस ने लागू किया बंगाल में। कार्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। यहाँ पे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच में एक नया वर्ग आया जिसको कहा गया जमींदार। यहाँ नया वर्ग पैदा किया गया जिसको कहा गया जमींदार। यहाँ पे क्या किया गया कि जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। यहाँ पे जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया, भूमि का मालिक मान लिया गया। जमींदार भूमि का मालिक होगा। इस बंदोबस्त में क्या किया गया कि जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया और किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया गया कि किसान, अब जमींदार किसान से चाहे जो करे उससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने क्या किया, जो किसान बेचारा अभी तक भूमि का मालिक हुआ करता था वो अचानक जमींदारों के अधीन हो गया और किसानों को भूमि का मालिक मान लिया गया। इस बंदोबस्त में कहा गया 1790 का को कर का आधार बनाया गया। 1790 को कर का आधार बनाया गया, कर का आधार बनाया गया, आधार बनाया गया। और ये कहा गया कि 1790 में जो कर वसूला जाता था उसका 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और 1/9 भाग जमींदार लेगा। अब बेचारा जमींदार किसान से कितना लेगा इसको नहीं बताया गया। जमींदार किसान को मार दे, जमींदार किसान से कुछ भी ले, उससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है। जो बेचारा किसान अभी तक भूमि का मालिक था वो अचानक जमींदारों की दया पर निर्भर हो गया। और इस बंदोबस्त को कहा जाता है जमींदारी बंदोबस्त। 1790 में ये 10 वर्ष के लिए लागू हुआ। आईएएस में पूछा गया है। 1790 में यह 10 वर्ष के लिए लागू हुआ और 1793 में इसको अस्थायी कर दिया गया। 1793 में अस्थायी का मतलब ये रहा कि जो 1790 में कर वसूला जा रहा था वही लिया जाएगा, उसके बढ़ने घटने का कोई प्रभाव यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर आप जैसे आपने कुछ खरीदा, ऑटो खरीदा, अब ऑटो वाले से कहा कि मुझे 10 रुपया देते रहो, उसके बाद चाहे तुम जो कमाओ। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि 1790 में जो तुम दे रहे हो वही आपको हमेशा देना है, आप चाहे अपनी इनकम कुछ भी बढ़ा लो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थायी, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी भू बंदोबस्त कहा जाता है। 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू हुआ, 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया। इसमें जो अधिकारी थे, दो लोग इसमें जुड़े रहे। एक तो जुड़ा रहा जॉन सोर और दूसरा जुड़ा रहा जेम्स ग्रांट। जो जेम्स ग्रांट और जॉन सोर, जॉन सोर, जेम्स ग्रांट जमींदारी का विरोधी था, कार्नवाल नहीं चाहता था कि जमींदारी लागू हो। क्वेश्चन पूछता है, जमींदारी का विरोधी था। जबकि जेम्स ग्रांट इसको केवल 10 वर्ष के लिए लागू करना चाहता था, 10 वर्ष के लिए लागू करना चाहता था, लागू करना चाहता था। जबकि कार्नवालिस ने 1793 में इसको अस्थायी कर दिया, अस्थायी कर दिया। ये था आपका पूरा का पूरा जमींदारी बंदोबस्त। ये लगभग 19% एरिया पे रहा, 19% पे ये रहा, 51% पे रैयतवाड़ी रहा और शेष भाग पे आपका महलवाड़ी रहा था। ये अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू बंदोबस्त नीतियां लाई। अब तीनों का प्रभाव अगर हम देखें तो तीनों के प्रभाव में क्या हुआ, अगर तीनों भू बंदोबस्त का प्रभाव देखा जाए तो बेचारा किसान क्या हो गया, किसानों के लाभ का कोई प्रबंध नहीं किया गया और किसान बेचारा गरीब और भूमिहीन हो गया, गरीब और भूमिहीन हो गया। भारत की गरीबी का, किसानों के गरीब होने का एक बहुत बड़ा कारण है, भूमिहीन हो गया। दूसरा क्या हुआ, गांव में असमानता फैली, गांव में असमानता फैली।
अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर बढ़ा, अमीरी गरीबी के बीच का अंतर बढ़ा, के बीच का अंतर बढ़ा। अमीर और गरीब होता चला गया, गरीब और गरीब होता चलेगा। अब इसका परिणाम देखिए, जब देश आजाद हुआ, आपको याद होगा सरदार भगत सिंह क्या कहते हैं कि मैं देश की राजनीतिक आजादी नहीं चाहता, कि मैं देश की केवल राजनीतिक आजादी नहीं चाहता, मैं देश की सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहता हूँ। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाए और हम ही लोग एक दूसरे को लूटे। तो इसीलिए लाया गया था 1950 के बाद, आपको पता होगा 1950 के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून आया, जमींदारी उन्मूलन कानून आया कि जमींदारी खत्म कर दी जाए। लेकिन क्या हुआ, जो जमींदार थे वही मंत्री थे। कहा गया कि एक आदमी के पास 18 बीघा खेत होगा। लोगों ने क्या किया, खेत को बंटवारा करके बीवी बच्चे के नाम अलग अलग कर दिया, और सही तरीके से किसानों को भूमि मिल नहीं पाया। किसान आजादी के बावजूद भी किसानों को भूमि का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, भूमि नहीं मिल पाया। अब जब भूमि नहीं मिल पाया तो जाहिर सी बात है, आजादी के इनको क्या फायदा मिला। पहले अंग्रेज शोषण करते थे, अब फिर भी भूमि ही नहीं आजादी के बाद। तभी जाके बंगाल के नक्सलवाड़ी में 1967 में एक आंदोलन चालू हुआ, जिसको कहा जाता है नक्सली आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमि के बंटवारे को लेकर। आगे चल के आज इसका उद्देश्य बदल गया, अब अलग मामला हो गया। ये उद्देश्य वही था कि जमींदारी उन्मूलन कानून को खत्म करके भूमि का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। तो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कि जिसके पास खेती है वो बहुत ज्यादा है, जिसके पास नहीं है एकदम नहीं है। तो ये जो असमानता था, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी भू बंदोबस्त की नीतियों का परिणाम था, और इसने क्या किया, काफी हद तक हमें प्रभावित किया। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी भू बंदोबस्त नीतियों ने भी प्रभावित किया। एक कारण रहा, क्योंकि बेचारा किसान जो भूमि का मालिक था वो गरीब हो गया, भूमिहीन हो गया, किसी रोजगार के लायक शहरों में जाके, अब देखते हैं शहरों में स्लम और वैश्यावृत्ति क्यों फैली। अभी बेचारा कहाँ जाएगा, मजदूरी करने जाएगा शहर में। मलिन बस्तियां फैल, पुराने जितने भी शहर हैं, चाहे कलकत्ता हो, बंबई हो, सब में देखिएगा स्लम आपको मिलेंगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जीने खाने के लिए शहर जाने लगे, शहर में इनको रोजगार उस लेवल का मिलेगा नहीं, तो मलिन बस्तियां और स्लम पैदा होने लगा। तो ये एक तरीके से देखते हैं कि भारत की सामाजिक समस्या भी बनी और नैतिक समस्या भी बनी। ये पूछता है मेंस में लिखने के लिए कि एक सामाजिक समस्या पैदा हुई, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मजदूर, जो बेचारा भूमि का मालिक होता था, अचानक मजदूर बन गया, शहरों में जाके काम करने लगा, श्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये था भू बंदोबस्त की नीतियों का परिणाम, और भारत की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजी भू बंदोबस्त नीतियां। और याद रखिएगा, ये मेंस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन मिलता है। प्रीलिम्स में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। इसलिए इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। 3 प्रकार के भू बंदोबस्त था, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। जमींदारी में किसान और अंग्रेजों के बीच में जमींदार आ गए। रैयतवाड़ी में सीधे कर वसूला जाएगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा। और महलवाड़ी में पूरे ग्राम को सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया। ये पूरा ग्राम समाज जो है पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा और अंग्रेजों को देगा। मतलब जमींदारी का ही एक प्रकार का संशोधित रूप था। बीच में लंबरदार चौधरी होंगे जो पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो ले जाके अंग्रेजों को देंगे। इन तीनों भूबंदोबस्त में सबसे पहला एक तमिलनाडु के बारामहल में लागू हुआ। जमींदारी आपका क्या कहते हैं बंगाल में लागू हुआ, और शेष भागों में बंबई में और उत्तर भारत में महलवाड़ी लागू हुआ। महलवाड़ी से कर्नल मैकेंजी जुड़े रहे, रैयतवाड़ी से कैप्टन रीड और मुनरो जुड़े रहे, और जमींदारी से कार्नवालिस, जानसोर ये लोग जुड़े रहे। ये है आपका भू बंदोबस्त नीतियां। और आर्थिक नीतियों में भारत को प्रभावित करने में भू बंदोबस्त, आज भी सरकार कहती है किसानों की आय दोगुना कर देंगे। आज भी किसान की समस्या भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीतियों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है, क्योंकि हमने 50 के बाद सही तरीके से भूमि का बंटवारा नहीं किया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चालू किया कि लोगों से जाके कि भूमि दे दो, कोई नहीं देता है, और स्वेच्छा से या भूदान आंदोलन भी असफल रहा, और ये परिणाम रहा, जिसका परिणाम ये हमें दिखाई देता है कि आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है असमानता गांव में। भू कुछ जिसके पास भूमि है बहुत ज्यादा है, जिसके पास भूमि नहीं है एकदम भूमि नहीं है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है। किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन हो जो समझ में ना आए हो तो बताइए।
कल की क्लास में हमारा जो मेन अब आएंगे टॉपिक आएंगे, हम बता दें पहले 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे। हमने राजनीतिक नीति बता दी, आर्थिक नीति में भू बंदोबस्त पूरा बता दिया। अब हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे आपका क्या कहते हैं 1857 का विद्रोह। कुछ पूछना हो तो बताइए। सर ये मॉडर्न इंडिया सर, ये पुर्तगाली डच हाँ हाँ यूरोप कंपनियों का आगमन, फिर हाँ, ये मेडुअल में आ जाएगा। मॉडर्न इंडिया बेसिकली औरंगजेब के मरने के बाद चालू होता है, क्योंकि कंपनियां जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जहांगीर के काल में ही पहली फैक्ट्री खोल ली थी। ठीक है, ये पहले ही आ चुके थे, मेडुअल काल में ही आ चुके थे। जो मेन इनका पहले व्यापार कर रहे थे, मेन जो ये पॉपुलर हुए औरंगजेब के मरने के बाद, तो वो अलग अलग से टॉपिक आएगा, मेडुअल पढ़ाने के दौरान वो बताया जाएगा कंपनियां कैसे आगमन हुई। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा नहीं, अब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अभी अपना क्लास कहाँ से चालू हुआ है? ये चालू हुआ है 1707 औरंगजेब के मरने के बाद से। 1707 से अपने ने चालू किया है। 1707 से चालू हुआ, अब 1857 के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो सर अपने, शायद मैं उस दिन था नहीं क्या क्लास में, अपनी बात हुई थी कि अपने एक बार रिवीजन करेंगे, टोटल देख लेंगे कितना हुआ। बट आप देख लिए थे, क्या दिक्कत है, किस दिन रिवीजन करना है? मैं वही पूछ रहा था अपना क्लास, यानी वही डेट वाइज कितना हुआ है। भाई 1707 से लेके 1857 के बीच में जितने भी टॉपिक हुए हैं, लगभग लगभग सभी टॉपिक को करा दिया गया है। ठीक, इसकी सर, हाँ, बताएं। मैं बोल रहा हूँ इसकी सर नोट्स। नोट्स आपको मिलेंगे, जो रनिंग नोट्स तो आप बना रहे होगे। हाँ हाँ, वो तो अब है नोट्स ही। ग्रुप में आपको कुछ तो पढ़ा भी है, नोट्स आपके ग्रुप में। हाँ वो रिटर्न है, वो रिटर्न नहीं है, वो क्या प्रिंटेड है। हाँ, तो प्रिंटेड रिटेन नोट्स तो आप रनिंग नोट्स बना रहे हो ना। हाँ प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, हो गया। ठीक। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल गया, रनिंग नोट्स आप क्लास में बना ही रहे हो। तो सर जो प्रिंटेड नोट है उसमें यूरोपीय कंपनी का तो आगमन वो है। पहले दे दिया गया है कि आपको जानकारी के लिए, मेडुअल में वो आपको बताया जाएगा कंपनियां कौन आई क्या रहा, वो आपको मेडुअल काल में पूरा मिल जाएगा। तो उसमें नोट्स में से कब से पढ़ना है? आपको नोट्स में पढ़ना है कर्नाटक युद्ध, प्लासी बक्सर 1707 औरंगजेब के मरने के बाद से। जो ठीक। मैंने टॉपिक लिया है, पहला टॉपिक लिया था मुगल उत्तराधिकारी, फिर कर्नाटक युद्ध, फिर प्लासी और बक्सर, अंग्रेज मराठा वार, फिर वारेन हेस्टिंग्स से लेके गवर्नर, इन टॉपिकों को आपको देखना है। ठीक। ठीक है, जहां से मैंने जो जो टॉपिक लिया है उसी टॉपिक को आप वहां से देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, और कोई इशू? नहीं। चलिए ठीक।